स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज एनसीईआरटी की छठी क्लास का लेसन जो है, तीसरा लेसन जो है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। जिस तरीके से हमने पीछे दो लेसन को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार से इस लेसन को भी हम लोग खत्म करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से सवाल डायरेक्ट एक एक या दो सवाल आ जाती है कभी कभी एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं। हेडिंग आप देख रहे हैं क्या है? पृथ्वी की गतियां। तो गतियां से आप समझ रहे हैं, तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की गतियां होती है। कौन कौन? एक होती है परिक्रमण गति, दूसरा क्या होता है? घूर्णन गति। तो हम शुरुआत करते हैं। परिक्रमण और घूर्णन किसे कहते हैं? छठी क्लास के एनसीईआरटी के द्वारा हम समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन? घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है? वो घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं। थोड़ी सी गला खराब है। देखिए क्या बोल रहे हैं? सूर्य के चारों ओर, मान लेते हैं ये सूर्य है आपका, सूर्य, और यहाँ पर आपका अर्थ है। तो इस प्रकार से गति करेगी सूर्य के चारों ओर, उसे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। और अपने अक्ष पे, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अक्ष पे चारों तरफ घूरती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? घूर्णन काल कहते हैं। इस घूर्णन गति से और परिक्रमण गति से क्या होता है, क्या चेंजेस आती है, हम उसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं बता दूं, घूर्णन की गति से दिन रात में परिवर्तन होता है, और परिक्रमण की गति से जो आपका मौसम या फिर साल जो होता है आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। देखिए पृथ्वी का जो अक्ष है क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखिए कक्षीय समतल किसे कहते हैं? वह समतल, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखिए कक्षीय समतल किसे कहते हैं, मैं एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इस पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बोल रहे हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, नो डाउट आप जानते ही होंगे। पृथ्वी का आकार गोले का समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां क्या होता है? रात होती है। अब यहाँ पे जो रात और दिन मान लेते हैं, कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हम समझा दें आप लोग को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपका क्या है? ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। और मैं आपको सूर्य को लाल से बना देता हूँ, ये आपका सूर्य है। तो इसकी जो प्रकाश होगा, इसका जो प्रकाश होगा ये पृथ्वी पे पड़ेगी। तो पृथ्वी के आधे वाले भाग में जो पड़ रहा है ये दिन का एरिया हो गया, और जो पीछे का एरिया हो गया वो क्या हो गया? रात का एरिया हो गया। तो वह वृत्त जो दिन और रात में जो डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिएगा आगे आएगा। तो आपने देख लिया, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जो ये डिवाइड करता है प्रदीप्त, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.3 में 3.2 में आप देख सकते हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। अब देखिए, घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब देखिए, पृथ्वी का घूर्णन के समय काल को किसी क्या कहते हैं? अगर बोल दे पृथ्वी की दैनिक गति, तो शायद लगता है कि लोग नहीं बता पाएंगे। लोग कहेंगे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। तो पृथ्वी की दैनिक गति किस अभिप्राय क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन समय काल से, है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, मैंने कहा अब देखिए, कक्षीय सतह क्या होता है? देखिए, ये आपका जो है बीच से जो लाइन गुजर रही है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा थोड़ी सी अपनी अक्ष पर झुका हुआ, कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, देखिए, हम बात करते हैं, अगर पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो ये अपने अक्ष की तरफ, पृथ्वी आपकी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये आपका अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर कितना डिग्री घुमा हुआ है? 23.5 डिग्री। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का कक्षीय समतल कितने डिग्री पे घुमा हुआ है, तो 66.5 डिग्री पे घुमा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कितने डिग्री पे घुमा हुआ है? तो ये आपका 66.5 डिग्री पे घुमा हुआ है। और पृथ्वी का जो अक्ष जो होता है वो अपने 23.5 डिग्री पे झुका होता है। जैसे कि हमने क्या कहा, हम कह सकते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन कक्षीय समतल जो होता है वो कितने डिग्री पे घुमा होता है? वो आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री का यहाँ कोण बना रही है कक्षीय समतल यहाँ पे, और ये आपका अक्ष जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। तो आप अभी आप ऊपर क्या पढ़े? देखिए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे आपने पढ़ा कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने समझा दिया यहाँ पे आगे। चलिए, अभी आपने क्या देखा कि दिन और रात कैसे होता है। ये आपका पृथ्वी है, तो मैंने बताया था अभी, और ये आपका सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश जो है इस वाले एरिया में पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये दिन हो गया आपका। क्या होगा? ये डे हो गया आपका। ठीक है, ये डे हो गया। और इधर का जो एरिया हो गया ये आपका क्या होगा? नाइट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये देखिए, जो आपका बीच वाला जो एरिया है ये क्या कर रहा है? दिन और रात को विभाजित कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो अब इस लाइन से अगर पहले पेज से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे अच्छे से। चलिए, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? देखिए, मैंने कहा था कि अगर घूर्णन से क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने एक लाइन बताया था। तो अब यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए। अगर पृथ्वी आपका घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? देखिए, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी का भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा। आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी जो है कि आधी रात होती है पृथ्वी पर, अगर सूर्य की प्रकाश पड़ रही है तो यह दिन हो गया और इधर क्या हो गया? रात हो गया। अगर सबसे पहली बात है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? सूर्य के वाले भाग में क्या होगा? दिन नहीं रहेगा, और सूर्य के पिछले वाले भाग में क्या होगा? अंधेरा रहेगा, तो रात होगा। जिसके कारण क्या होगा? पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? सूर्य लगातार पड़ेगा तो गर्मी तो पड़ेगी ही। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। अंधेरे वाले भाग में क्या होगा? अंधेरा रहेगा तो ठंड पड़ेगी, तो क्या होगा? मौसम अनुकूल नहीं बन पाएगी, फसल बिगड़ जाएंगे। अगर उसको हम एक जोड़ करके देखें, सभी चीजों पे वो प्रभाव डालेगा वो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, घूर्णन नहीं होता है, तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो हम देखेंगे जब हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तब अभी एनसीईआरटी की 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं, तो अभी इसके अनुसार हम लोग चलते हैं, ज्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि दूसरे भाग में हम हमेशा अंधेरा अंधेरा रहेगा
एवं पूरे समय ठंड रहे पड़ेगी, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए जीवन संभव नहीं हो पाएगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा तो बहुत प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। अब कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 मतलब 1/4 क्या हो गया, ये 6 घंटा हो गया है ना, ये 6 घंटा हो गया दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 300 सुविधा के लिए 6 घंटा जो होता है इसको नहीं जोड़ते हैं, तो 4 वर्ष में 6 घंटा को हम एक दिन मान लेते हैं। तो उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको, देखिएगा यह बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हैं, उनका नाम क्या है, आर्यभट्ट। इन्होंने क्या बताया था, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर यह घूर्णन करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आप समझ गए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, और परिक्रमण जो दूसरी गति क्या होता है, परिक्रमण होता है। तो आप समझ लिए कैसे होता है, क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए इस फिगर में हम थोड़ा समझा देते हैं इसको हम ये बहुत यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत रहती है, जो फिगर होता है ना वहां से सवाल बहुत बनती है। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इस वाले भाग से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 22 दिसंबर को हमेशा क्या होगा, दक्षिण अयनांत होगा। अब ये दक्षिण अयनांत का मतलब क्या है हम समझाते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए 22 दिसंबर से क्या होता है, आप इस अक्ष को देखेंगे, आप क्या पेन में चेंज कर देता हूं क्योंकि ये भी मेरा रेड ही है और मैं रेड से ही दर्शा रहा हूं, है ना। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन को देखिएगा, आप इस लाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि निचला जो हिस्सा है वो दिन में पड़ रहा है और यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पर रात पड़ रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 22 दिसंबर जो होता है यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे दिन होता है और ऊपर में क्या होता है, रात होती है। उसके बाद 22 दिसंबर के बाद वाले एरिया में अब बता रहे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आप समझिए, मैं समझा देता हूं इसको। तो मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कहा दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को पढ़ रहा है, ये 22 दिसंबर क्या पढ़ रहा है, दक्षिणी अयनांत पढ़ रहा है। मैं हेडिंग बस तारीख लिख रहा हूं मैं। इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर रात है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। क्यों, नीचे दिन है। कंटिन्यू ये लगातार बना हुआ रहता है, ठीक है। और हम बात करते हैं, जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 22 दिसंबर से हम चलेंगे 21 मार्च की ओर, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा लास्ट में, बस आप गौर से सुनते चलें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 21 मार्च, अब हम 22 दिसंबर से आए कहाँ पे, 21 मार्च के पास हम आए। इस समय क्यों क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। इस समय सूर्य जो है ना विषुवत रेखा पे सीधे लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे जब 21 मार्च को जब सूरज लंबवत पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय जब विषुव जब आता है तो दिन रात विषुवत रेखा पर सूर्य क्या होता है, सीधे लंबवत पड़ता है, तो क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। जब 21 मार्च को हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे बसंत ऋतु आएगा, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे शरद ऋतु आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, मैं अभी लिखवा दूंगा, आप हेडिंग डाल करके मैं लिखवा दूंगा।
मेरे पास पेन तो आ गई है बट वो डिजिटल पेन है, तो मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। अभी मुझे सीखने में समय लगेगा, तो लोग सीख के ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये मोबाइल पेन है मेरे पास में, तो मैं इससे लिख रहा हूँ। और जो डिजिटल पेन जो हम लैपटॉप पे लिखेंगे या फिर बोर्ड पे लिखेंगे, वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जब हम 22 मार्च, जब हम 21 मार्च की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आते हैं, 21 जून को आते हैं। तो 21 जून को हम क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं। 22 दिसंबर को क्या था आपका, दक्षिण अयनांत था। अब देखिए 21 जून को हम कहाँ पे आ गए, उत्तर अयनांत। अब यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी। जो आप 22 दिसंबर को पढ़े जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा, है ना। अब देखिए 22 दिसंबर को आपने क्या पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, परंतु 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। क्यों, क्योंकि दिन बदल चुका है। सूर्य जो है कि जो आपका जो दक्षिण वाला भाग है वो शीत ऋतु में चला गया है, वहां पे अंधकार हो गया है, और जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के प्रकाश में आ रहा है। चलिए अब फिर उसके बाद हम निकलते हैं कहाँ से, 21 जून से निकलते हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर के पास में आए, ये भी क्या कहलाया, विषुव कहलाया। इस समय सूर्य जो है विषुवत रेखा पर बराबर पड़ेगी और दिन रात बराबर होगा। यहाँ पे भी स्थिति बदल जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या हो जाएगा, शरद ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा आपका वसंत ऋतु। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ बता देता, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दक्षिणी अयनांत। ठीक है, दक्षिणी अयनांत यहाँ पे लिख लेंगे, दक्षिणी अयनांत। ठीक है, आप दक्षिणी अयनांत यहाँ पे लिख लेंगे। दक्षिणी अयनांत लिखने के बाद आप इस पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। लिखिएगा कि यह स्थिति 22 दिसंबर को होता है, यह स्थिति 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी अयनांत के समय, दक्षिणी अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, तथा तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, लिखिएगा इस समय सूर्य, इस समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा, सीधे अपनी प्रकाश को, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा के सीध में होती है। ठीक है, लिखिएगा इस 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य, सूर्य जो होता है वो सीध में होता है। किसके सीध में होता है, मकर रेखा के सीध में होता है। देखिए सवाल किस प्रकार से बनेंगे, मैं लास्ट में 2 सवाल मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा दूसरा हेडिंग लिखिएगा विषुव। अब विषुव लिखिएगा, विषुव लिखिएगा, विषुव लिखिएगा। यह 21 मार्च को होती है, 21 मार्च को होती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सूर्य विषुवत रेखा पर सीध में होती है, विषुवत रेखा की सीध में होती है,
सूर्य विषुवत रेखा के शीर्ष में होती है और इस समय दिन और रात बराबर होती है। अब लिखिएगा उत्तरी अयनांत लिखिएगा। उत्तरी अयनांत लिखेंगे आप। उत्तरी अयनांत पे आप लिखेंगे। उत्तरी अयनांत में क्या लिखेंगे? लिखिएगा यह 21 जुलाई को होता है। यह 21 जुलाई को होता है। यह 21 जुलाई को होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कर्क रेखा। सूर्य जो है, सूर्य कर्क रेखा के शीत में होती है। सूर्य कर्क रेखा के शीत में होती है। अगला आपका क्या है? विषुव। फिर से विषुव लिखिएगा हेडिंग में। विषुव, विषुव लिखेंगे। विषुव तो लिखेंगे, विषुव में क्या लिखेंगे? यह 23 सितंबर को होती है। कितना? 23 सितंबर को होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु होती है। और सूर्य विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के शीर्ष में होती है। दिन और रात की लंबाई बराबर होती है ना? तो आपने देख लिया। अब हम कहानी को यहां से जोड़ रहे हैं जहां से आपने इस यहाँ पे हम खत्म किए थे। 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे को मिलाकर एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त 3 फरवरी के महीने में इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। देखिए 6ठी क्लास में लीप वर्ष को समझाया गया है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आप खुद से पता लगा लें। आगे बता रहा है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ। 21 जून को आप गौर करेंगे, 21 जून को सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने लगातार दिन और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्या बोल रहा है? फिर से गौर करेंगे। फिर से मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को कठिनाई ना जाए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। गौर करेंगे 21 जून सूर्य कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। याद करेंगे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को।
इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। कब? 21 जून को। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? वहां सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत-वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कब? कर्क रेखा की तरफ 21 जून को क्या होता है? दिन सबसे लंबा होता है और रात छोटा होता है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। समझ गए? आगे हम बात करते हैं 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को क्या बोल रहा है? अब पेन चिन्ह करता हूं मैं यहां से। यहाँ क्या बोल रहा है देखिएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को और उत्तरी अयनांत 21 जुलाई को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। अब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को हम क्या पढ़े थे? विषुव पढ़े थे। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब बोला पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन किसे कहते हैं? मैंने पहली लाइन में बताया था। परिक्रमण किसे कहते हैं? उसको भी मैंने बताया। लीग वर्ष क्या था? अभी जस्ट पढ़ा है आपने, 366। उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर क्या है? तो आप बता देंगे उत्तर अयनांत में क्या है, दक्षिणी अयनांत में क्या होता है, उत्तर में क्या होता है, दक्षिण में क्या होता है, बस उलट देना। विषुव क्या है? मैंने विषुव भी बता दिया है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा एवं दक्षिणी अयनांत अलग अलग समय पर होता है। क्यों होता है? तो मैंने ये भी बता दिया है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? अभी जस्ट हमने पढ़ा है। आप लोग आंसर खुद से करेंगे। ये सब आपको खुद से करना है ताकि आपकी सोच, थिंकिंग लेवल आगे बढ़े, क्योंकि आपको अभी छोटी छोटी आंसर से आपको सामना करना पड़ रहा है। यही आपको बड़ी बड़ी सवालों से आपको सामना करना पड़ेगा जब आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी का आप एग्जाम देंगे। तो अभी आपको छोटे छोटे सवालों से रूबरू होना है। धीरे धीरे आपको इससे बड़ा बड़ा सवाल आपको दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? अब बताइए, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? तो 21 मार्च को पड़ती है।
21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक लीप वर्ष में दिन की संख्या कितना होता है? 366 होता है। पृथ्वी के प्रत्येक दिन की गति क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती है? और लास्ट में क्या है, ये दोनों आप बताएंगे। खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो 2 सवाल आपका यहां से हो गया, ये 2 सवाल आप बताएंगे और 2 सवाल मैं करता हूं, आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। देखिए क्या है, मैंने कहा बताइएगा कर्क रेखा है ना, सूर्य जो है सूर्य सूर्य कर्क रेखा पर कब होती है? सूर्य जो है कर्क रेखा पर कब होती है और उसे हम किस नाम से जानते हैं? सवाल क्या है, सूर्य कर्क रेखा पर कब होती है और उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है आपका उत्तरी अयनांत, दूसरा ऑप्शन क्या है दक्षिणी अयनांत, तीसरा ऑप्शन क्या है विषुव और चौथा आंसर ऑप्शन क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर से सवाल है कि सूर्य कर्क रेखा पर कब होती है और उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन क्या है आपका उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, विषुव, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल ऑप्शन सेम, सूर्य मकर रेखा पर कब होती है और इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सेम है, सवाल 2 है। तो आप बताइए इसके बारे में और कमेंट में जरूर बताना है आप लोगों को। इससे क्या होगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझा, आपको ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम आज इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। हो सकता है इसका लेसन अगला 1 घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि ये बहुत छोटा लेसन था और मजा आया होगा आप लोगों को। बहुत कम समय में मैंने खत्म कर दिया है इसको। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 घंटे बाद हम अपलोड कर देंगे दूसरी क्लास को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों लोग के पास में, मित्र के पास में या अपने परिवारजनों के पास में लिंक शेयर कीजिए, ताकि एनसीईआरटी तो सभी लोगों को पढ़ना है, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो या फिर 11th में पढ़ रहा हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। एनसीईआरटी तो पढ़ना है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को शुरुआत से पढ़ें, हम लाइन बाय लाइन पढ़ें। जहाँ सवाल होता है मैं वहाँ बता भी देता हूँ। तो आप अपने परिवार लोगों को सेंड कीजिए और लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोगों के सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ेगा, आपका ही चैनल है। चलिए बाय।